हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और विभिन्न एग्जाम आने वाले हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया। और किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि आर्टिकल 51 को समझाना है और उससे आगे के भी आर्टिकल समझाने हैं। तो मेरा ये आश्वासन है कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी आर्टिकल 51 की क्लास अपलोड करूँगी। देखते रहिए दीक्षा क्लासेस को और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब हम वनों की ओर चलते हैं। तो वन, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 5 प्रकार से किया गया है। ये 5 प्रकार से भी जो वनों का वर्गीकरण किया गया है, तो उनके भी उनको भी जो ये 5 वर्गीकरण हैं, उनके अंदर भी वनों को वर्गीकृत किया गया है। मतलब प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति आधार पर, शासकीय और वन विभाग के आधार पर। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो 5 भागों में वनों को विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला हो जाएगा प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। दूसरा हो जाएगा भौगोलिक, इसी को जलवायु के आधार पर भी बोला जाता है। तो अगर जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि भौगोलिक आधार पर, है ना। तो भौगोलिक आधार पर, और ये हो जाएगा जलवायु के आधार पर। फिर हो जाएगा प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर, शासकीय आधार पर, और 5वां हो जाएगा वन विभाग के आधार पर। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कितने प्रकार से किया जा सकता है। 5 प्रकार से किया जा सकता है। अब हम 5 वर्गीकरण का सबसे पहला जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, इसको देखते हैं कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसके अंतर्गत भी वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 3 भागों को हम देखते हैं। पहला हो जाएगा विंध्य कैमूर श्रेणी, विंध्य कैमूर श्रेणी। दूसरा हो जाएगा मुरैना एवं शिवपुरी का पठार, एवं शिवपुरी का पठार। और तीसरा हमारा जो विभाजन है वो सतपुड़ा हो जाएगा, मैकल हो जाएगा और बघेलखंड हो जाएगा। सतपुड़ा, मैकल, बघेलखंड, बघेलखंड। तो सबसे पहले देते हैं कि विंध्य कैमूर श्रेणी। विंध्य कैमूर श्रेणी में कौन से वन पाए जाते हैं? तो विरल वन पाए जाते हैं। विरल वन पाए जाते हैं। ये वन अधिकांशतः सागर और दमोह में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं वनों में? तो तेंदुपत्ता आता है। तेंदुपत्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो छतरपुर में, है ना। छतरपुर में पाए जाते हैं ना तेंदुपत्ते के सबसे ज़्यादा वृक्ष। तेंदुपत्ता हो गया, पीपल हो गया, और शीशम के वृक्ष जो हैं वो प्रमुखता से पाए जाते हैं। विंध्य कैमूर श्रेणी को हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं मुरैना एवं शिवपुरी का पठार। तो मुरैना और शिवपुरी, यहाँ वैसे भी कम वर्षा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? कंटीले वन पाए जाएंगे। इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं? छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो कंटीले वन में क्या क्या आ जाएगा? बबूल आ जाएगा, खैर आ जाएगा। खैर मतलब कत्थे का वृक्ष होता है ना, खैर का वृक्ष। उसके कारखाने भी है ना, बानमो और मुरैना में है क्या? हाँ, से ऐसा कुछ है। उसके कारखाने खैर से कत्था बनाया जाता है। और कौन कौन से हैं? बेर के वृक्ष हो जाएंगे, है ना। ये सारे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? मुरैना और शिवपुरी में। शिवपुरी के पठार के अंतर्गत कौन से बनाते हैं? तो कंटीले बनाते हैं। और ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मुरैना और शिवपुरी में ये वन पाए जाते हैं। अब तीसरा देखते हैं कि सतपुड़ा, मैकाल
और बघेलखंड। तो नर्मदा सोन घाटी का जो दक्षिण का क्षेत्र है ये सब किसके अंतर्गत आता है? सतपुड़ा, मैकल और बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ सघन वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के समथिंग होती है ना। तो कौन से वन पाए जाते हैं यहाँ पर? सघन वन। अब जब यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? तो देखते हैं। साल पाया जाएगा, सागौन, क्योंकि ये 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा में भी होते हैं। वैसे ये विरल रूप में हर जगह पे पाए जाते हैं, मतलब अधिकांश जगह पे पाए जाते हैं। सागौन, महुआ, है ना, इत्यादि वृक्ष क्या है? पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो सतपुड़ा जो नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण का क्षेत्र, कहाँ से लेके? खरगोन से लेके बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, ये सब आ जाता है। तो नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र, नर्मदा सोन के दक्षिण का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब हम बढ़ेंगे हम भौगोलिक या जलवायु के आधार पर वनों के वर्गीकरण की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब हमारा जो दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है, तो भौगोलिक, मतलब कि जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आधार पर भी इन 3 भागों को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम वर्षा को देखते हैं कि पर्णपाती वनों में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर की समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब यह किस क्षेत्र को कवर करता है? तो यहाँ पर देखेंगे हम संभाग वाइज देखेंगे, है ना, कि संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो कौन सा जिला किस संभाग में आता है तो हमें याद हो जाएगा। तो छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, है ना, ये क्या हो जाएगी? जबलपुर संभाग के हो गए। अब सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, है ना। एक अदर संभाग का जिला आता है तो कौन सा आता है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद, है ना। यहाँ पर ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो ये सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन हैं, आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं ये वन। और कौन कौन से यहाँ पर वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, 100 से 50 सेंटीमीटर में सागौन होने लगता है। पीपल हो गया, शीशम हो गया। अब यहाँ पर कौन सा मतलब कि उद्योग स्थापित किया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सा वो हमसे मतलब वनों से कौन सा लाभ प्राप्त हो रहा है? तो उत्तम प्रकार की इमारती लकड़ी यहाँ से प्राप्त हो रही है। लकड़ी, है ना, लड़की मत समझ लेना। तो उत्तम प्रकार की इमारती लकड़ी, है ना, क्योंकि साल सागौन है तो इमारती लकड़ी तो मिलेगी यहाँ से, है ना। इमारती लकड़ी मिलती है इन वनों से, लकड़ी। अब चलिए चलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की तरफ। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर तक। 25 से 75 सेंटीमीटर यहाँ की क्या है? औसत वर्षा है। अब इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कंटीले वन पाए जाते हैं। अब जिले देखते हैं कि जिले कौन कौन से आते हैं। तो जिले आते हैं, एक तो श्योपुर संभाग का कौन सा जिला हो जाएगा? तो श्योपुर हो जाएगा, है ना।
ग्वालियर में आता है ग्वालियर, दतिया हो जाएगा और शिवपुरी हो जाएगा। तो ग्वालियर संभाग में देखते हैं तो ग्वालियर हो गया, दतिया हो जाएगा और शिवपुरी हो जाएगा। निमाड़ में भी पाया जाता है, इत्यादि जिलों में पाया जाता है ना। मैप के आधार पर देखेंगे तो आपके पास मध्य प्रदेश की मानचित्रावली होनी चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को देखते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वनों में इसमें वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ की क्या होती है? औसत वर्षा। और औसत वर्षा इतनी कहाँ की है? तो नर्मदा सोन घाटी की दक्षिण साइड की, जो दक्षिण में जो भी जिले आते हैं उनकी क्या है? 100 से 150 सेंटीमीटर मतलब यहाँ की औसत वर्षा है। अब जिले देखते हैं कि जिले कौन कौन से आते हैं। तो अपने दिमाग से ही लगा लें कि नीचे दक्षिण की साइड कौन कौन से जिले हैं ना। मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सघन वन, मतलब सर्वाधिक सघन वन जो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सघन वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और कौन कौन से वृक्षों की अधिकता होगी? तो यहाँ पर आ जाएंगे, साल भी आ जाएगा, साल, सागौन आ जाएगा, बांस आ जाएगा, बीजा आ जाएगा, है ना। और बांस, बीजा, तिनसा, जामुन इत्यादि के वृक्ष आ जाएंगे। और यहाँ पर कौन सा उद्योग चलता होगा? तो लकड़ी का उद्योग तो चल रहा होगा। स्लीपर, साल के वृक्ष से स्लीपर भी बनाए जाते हैं, है ना। और सागौन की लकड़ी अच्छी लकड़ी होती है, फर्नीचर बनाने के लिए उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है, भवन निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, पुलिया निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब आपसे आना चाहिए, है ना, कि वर्षा के आधार पर वहाँ की वनस्पति का आप वर्गीकरण कर सकें। चलिए, ये हमारा भौगोलिक जलवायु के आधार पर, मतलब भौगोलिक आधार पर या जलवायु के आधार पर वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रजाति के आधार पर। तो स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रजाति के आधार पर, तो प्रजाति के आधार पर वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इनको भी लगभग 3 भागों में और एक लगभग 4, मतलब है ना 4 भागों में विभाजित किया गया। चौथे को भी ध्यान रखेंगे। तो पहला इसमें है, पहला जो विभाजित किया गया है तो कौन सा है? पहला तो हो गया सागौन, जो कि वृक्ष की प्रजाति के आधार पर है ना, कि किस प्रजाति के वृक्ष कितने ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो सागौन हो गया, साल हो गया। फिर इसके बाद मिश्रित एवं अन्य वन हो गए। तो मिश्रित एवं अन्य वन, और बाकी जो रिक्त स्थान बचता है ना, कि रिक्त कितने प्रतिशत भाग पर रिक्त वन पाए जाते हैं। तो सागौन के वन पाए जाते हैं 19.36% भाग पर सागौन पाए जाते हैं। सागौन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है। और इसकी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? तो इसकी लकड़ी प्रयोग होती है इमारती, भवन, पुलिया, है ना, और फर्नीचर इत्यादि के काम में क्या है? सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सागौन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो बोरी घाटी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है ना बोरी घाटी, बोरी घाटी में, जबलपुर में, है ना, बालाघाट में, बालाघाट में इत्यादि में क्या पाया जाता है? सागौन के घने वन पाए जाते हैं। सागौन के वनों को देखेंगे कि सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। ये पूछा जाता है ना, टेक्टोना ग्रांडिस, ये सागौन का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब साल की तरफ आते हैं तो 4.15% भाग पर, मध्य प्रदेश के 4.15% भाग पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? साल का वृक्ष पाया जाता है। या मध्य प्रदेश में दूसरी प्रजाति है वृक्ष की, है ना, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? तो सोरिया रोबस्ता, सोरिया है ना, सोरिया रोबस्ता है। इससे क्या बनाए जाते हैं? स्लीपर बनाए जाते हैं, रेलवे स्लीपर, है ना, साल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और यह मध्य प्रदेश में
दूसरे नंबर पर मतलब सबसे ज़्यादा बार पाया जाने वाला वृक्ष है कौन सा? साल का वृक्ष है। मिश्रित वनों को देखेंगे, मिश्रित वन को देखते हैं तो मिश्रित वन कितने भाग पर पाए जाते हैं? 58.49% भाग पर मध्य प्रदेश के मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसमें साल और सागौन के साथ साथ हर्रा, बहेरा मतलब सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे नर्मदा घाटी हो गई, छिंदवाड़ा हो गया और मंडला हो गया, बालाघाट हो गया। तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? मिश्रित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब रिक्त वन तो 1.8% भाग है वह क्या है? वनों से रिक्त है, मध्य प्रदेश का, है ना। ये हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण हमारा समाप्त होता है। अब जाएंगे हम शासकीय के आधार पर, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आगे बढ़ते हैं। चलिए शासकीय आधार पर देखते हैं वनों का वर्गीकरण। तो शासकीय आधार पर भी वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहला हो जाएगा कौन से वन? संरक्षित वन, फिर आरक्षित वन, फिर अवर्गीकृत वन। तो संरक्षित वन, आरक्षित वन और तीसरे हो जाएंगे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन मतलब कि इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो संरक्षित वन में क्या होता है कि शासन का नियंत्रण होता है, लेकिन कुछ हद तक क्या है इसमें मानवीय गतिविधियां जो हैं कि चारा हो गया, चारा लेने जाना या पशुओं को चराना, कुछ हद तक लकड़ी लेने जाना, ये सब क्या होता है कि चलता रहता है। जबकि जो आरक्षित वन होते हैं तो आरक्षित वन में शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ शासन का नियंत्रण तो होता है लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियों की छूट दी जाती है यहाँ पर। लेकिन आरक्षित वनों में क्या किया जाता है कि शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है और मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध होती हैं। और इससे ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान हमारे जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारे आरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का 65.36% भाग किसके अंतर्गत आता है? तो आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। और 32.84% भाग किसके अंतर्गत आता है? संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। अब अवर्गीकृत वनों को देखेंगे तो अवर्गीकृत वन जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, जिनमें न शासन का नियंत्रण है और ना ही मानवीय गतिविधियों की रोक टोक है ना, कि मानवीय गतिविधियों को नहीं किया जाएगा, है ना। तो ऐसे वन किसके अंतर्गत आते हैं? और ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के 1.8% भाग पर, है ना। तो यहाँ पर शासन का नियंत्रण तो होता है लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। यहाँ पर शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आरक्षित वनों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देखेंगे वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे तो वन विभाग के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो हो जाएंगे राजकीय वन, दूसरा वन हो जाएगा निगमित निकाय वन और तीसरा हो जाएगा, तीसरे कौन से वन हो जाएंगे? तो निजी वन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। राजकीय वन, है ना, जो राज्य जिनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शासन के द्वारा होता है, मतलब कि शासकीय नियंत्रण के अधीन होते हैं ये, है ना। शासकीय नियंत्रण के अधीन होते हैं ये, वो क्या कहलाते हैं? राजकीय वन कहलाते हैं। शासन का नियंत्रण पाया जाता है। निगमित निकाय में इसमें क्या होता है कि इन वनों का नियंत्रण नगर पालिका के द्वारा किया जाता है, परिषदों में नगर परिषदों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे वन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? निगमित निकाय वन के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि निजी वन में, निजी मतलब कि जो किसी निजी व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से, मतलब कि खुद की संपत्ति पर, निजी संपत्ति पर जो भी वन स्थापित होते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो निजी संपत्ति पर होते हैं, है ना। जैसे कि मेरी संपत्ति है, मतलब मेरे ये 2 एकड़ ज़मीन है और मैंने उसमें निजी वन लगाया हुआ है, तो वो मेरे खुद की संपत्ति पे है, तो वो कौन सा वन कहलाएगा? निजी वन कहलाएगा। चलिए, तो ये हमारा वन विभाग के आधार पर भी वर्गीकरण खत्म होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में हम विभिन्न प्रजातियों के जो सागौन है, शीशम है, इन सब के वृक्षों को देखेंगे कि कहाँ कौन से वृक्ष किसकी अधिकता कहाँ पर है, ये सब देखते हैं। और अगली क्लास में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आर्टिकल 51 के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कमेंट बॉक्स में कि मैडम आर्टिकल 51 को रिवाइज करें। तो 51 को देखेंगे, आर्टिकल 51 को,
बाकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आपको, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दीक्षा क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।